सोचिए, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को रोक सकती है। यूपीएससी प्रिपरेशन ही नहीं वरन आपके अस्तित्व को समाप्त कर सकती है, और आप ही नहीं, इस विश्व में हर एक मानवीय संस्थान को, इवन मानव के अस्तित्व का भी विनाश कर सकती है। नमस्कार, मैं राजन कुमार चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी ऑप्शनल पेपर का एक महान थिंकर कार्ल मार्क्स, जिसका सिद्धांत था उत्पादन की विधि। ऐसी क्या चीजें हैं जो ये सभी बातें कर सकती हैं जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कही। क्या है उत्पादन? आखिर ऐसी क्या वजह है जिसे कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि अगर यदि उत्पादन ना हो तो समाज का इतिहास रुक जाएगा, समाज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स एक जर्मन के एक ऐसे दार्शनिक जो यह कहते हैं कि समाज में जो ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं उसका सबसे बड़ा इंजन है, इवन वही इंजन है कि समाज का जो इंजन है वो उत्पादन है। समाज में जब भी जो भी परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार उत्पादन है। तो उत्पादन की जो डिपेंडेंसी है, उत्पादन की जो निर्भरता है, वो किन कारणों पर है, और जो उत्पादन होता है उससे क्या होता है। उत्पादन समाज को एक करने का कार्य करता है, यह कार्ल मार्क्स का कहना है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो हमारा समाज है उसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो समाज में सामाजिक चेतना जाग रही है, हमारी सामाजिक एकता बनी हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण उत्पादन है, उसका रीजन। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब भी इतिहास का कोई भी चरण रहा हो उसमें उत्पादन जरूर हुआ है। चाहे हम आदिम काल में हो, जंगलों में हम खाना ढूंढ रहे हो, या फिर जंगलों में हम शिकार कर रहे हो, उत्पादन हम तब भी कर रहे थे। इतिहास में परिवर्तन आता है, दास प्रथा आ जाती है, उत्पादन हम तब भी कर रहे थे। फिर से इतिहास में एक अलग चरण गुजरता है, सामंतवाद आ जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, समाज में परिवर्तन तब भी हो रहे थे। लेकिन समाज जो है हमारा टिका किस पे है? यह टिका है उत्पादन पर। और उत्पादन के दो तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व है हमारा आधार। आधार मतलब बेस। किस पे टिका है? आधार का मतलब क्या है? आधार जो है हमारे समाज में उत्पादन की शक्ति, उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंधों पर निर्भर है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समाज हमारा, समाज उत्पादन उत्पादन की शक्ति प्लस उत्पादन के संबंध, उत्पादन के संबंधों से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा समाज है, समाज का आधार, ये इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे समाज में उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के आधार पर एक उत्पादन का आधार बनता है, उत्पादन की शक्ति पे बनता है, जिससे उत्पादन की शक्ति क्या होती है? जिस पे उत्पादन का नियंत्रण होता है। जैसे उत्पादन की शक्ति को हम क्या कह सकते हैं कि जो उत्पादन की शक्ति होती है वो जैसे जमीन, पूंजी, उपकरण, मानव श्रम और तकनीक, ये सभी चीजें उत्पादन की शक्ति होते हैं।
श्रम होता है, पूंजी होती है, जमीन होती है, मतलब वो सभी संसाधन जिससे हम उत्पादन करते हैं। कच्चा माल होता है, इन सभी संसाधनों से हम उत्पादन करते हैं, तो ये क्या होते हैं? उत्पादन की शक्तियां होती हैं। और उत्पादन के संबंध क्या होते हैं? तो जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि उत्पादन के जो संबंध होते हैं वो क्या है? उत्पादन के संबंध, उत्पादन के संबंध दो वर्गों के बीच में होते हैं। वो कौन से दो वर्ग हैं? सबसे पहला वर्ग है बुर्जुआ वर्ग, दूसरा वर्ग है सर्वहारा वर्ग। तो जब भी समाज में कोई भी ऐतिहासिक परिवर्तन होता है वो होता है उत्पादन से, और उत्पादन के दो तत्व होते हैं। कौन कौन से उत्पादन के दो तत्व होते हैं? एक होता है आधार, दूसरा होता है अधिसंरचना। आधार को हमने समझा कि समाज में उत्पादन की शक्ति जो कि होते हैं मानव श्रम, पूंजी, जमीन, कच्चा माल, इस तरीके के तत्व उत्पादन की शक्ति कहे जाते हैं। और उत्पादन का संबंध क्या होता है? उत्पादन का जो संबंध होता है वो उत्पादन के संबंध में बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग ये आते हैं। तो बुर्जुआ वर्ग क्या है? जो बुर्जुआ वर्ग है, बुर्जुआ वर्ग होता है उत्पादन का मालिक यानी कि स्वामित्व। जो किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री या फिर किसी भी उद्योग का जो मालिक होता है वो होता है बुर्जुआ वर्ग। उस इंसान को बुर्जुआ कहते हैं समाजशास्त्र की तकनीकी भाषा में। और सर्वहारा वर्ग कौन सा होता है? वो होता है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग, जो मजदूर वर्ग जो सभी वस्तुओं का उत्पादन करता है। लेकिन जो हमारा राज्य होता है, हमारी सरकार होती है, वो सबसे ज्यादा किसके फेवर में होती है? वो होती है बुर्जुआ वर्ग के फेवर में। कैसे होती है? कैसे वो इस प्रकार का शोषण कर पा रहा होता है? शोषण करने के लिए उसके लिए कुछ चीजें जिम्मेदार होती हैं। जैसे राज्य क्या क्या करता है भाई? उसके लिए कानून बनाता है, धर्म उसको सपोर्ट करता है, शिक्षा सपोर्ट करती है, संस्कृति सपोर्ट करती है। कैसे कर रही होती है सपोर्ट उसको? भाई राज्य जो है ऐसे नीति, नियम, कानून बना रहा होता है जो उद्योगपति या पूंजीपति वर्ग को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। ऐसे नियम बना दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए एक चीज समझ सकते हैं। जैसे बिहार के अंदर 1 रुपए प्रति एकड़ पे जमीन दिलवा देना। राज्य ने किसी भी स्लम एरिया को इस तरीके की सुविधा नहीं दी, या किसी भी युवाओं को इस तरीके की कोई सुविधा नहीं दी, लेकिन उद्योगपतियों को दी। नए नए टेंडर उनके लिए निकालना ताकि उनको काम मिल सके। और उसका क्यों करते हैं? क्यों उनको इस तरीके की सहूलियतें प्रोवाइड की जा रही होती है? क्योंकि मार्क्स का मानना है कि जो राज्य है, जो राज्य चलता है वो उद्योगपति से ही चल रहा होता है। कैसे चल रहा होता है भाई? जब पूंजीपति को प्रॉफिट होगा तो वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा राज्य को भी देगा, चाहे वो टैक्स के रूप में या वो ब्राइब यानी कि रिश्वत के रूप में ये चीजें देता है। तो कानून किस तरीके से हेल्प करता है। और रही बात जो धर्म की, धर्म क्या कर रहा होता है? धर्म के अनुसार ऐसी अवधारणाएं, ऐसी नीतियां बना दी जाती हैं कि लोगों को यह बता दिया जाता है कि जो तुम कर रहे हो यही भाग्य है, यही प्रकृति की नीति है।
कि आप काम करें, मेहनत करें, मजदूरी करें, आपको इस तरीके से बना दिया जाता है। शिक्षा भी इसी तरीके से ही दी जाती है और संस्कृति इस तरीके से कल्चरल चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, लोगों को जागरूकता फैलाई जाती है कि जो संस्कृति, जो कल्चर चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही बुर्जुआ वर्ग यानी कि जो पूंजीपति वर्ग है उसके लिए काम करना ही सबसे बड़ा श्रमिक का धर्म है। तो इस तरीके से चीजों को ग्लोरीफाई किया जा रहा होता है। ग्लोरीफाई करने के लिए इन सभी चीजों का योगदान होता है। जैसे अलग अलग कालखंड में, अलग अलग टाइम जोन में इस तरीके के काम हुए। जिस समय हमारे समाज में दास प्रथा थी, दास प्रथा के समय पे भी जो शासक हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वो क्या कर रहे थे? वो कुलीन वर्ग का सपोर्ट किया करते थे, उनके अधिकारों की रक्षा करते थे ताकि उनके अधिकार जीवित रहे। और कमजोर कौन पड़ता था? सर्वहारा वर्ग यानी कि श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग। धर्म के जरिए भी यह समझाने का प्रयास किया जाता था। जैसे भारतीय यदि परिप्रेक्ष्य में हम समझें तो भारत में शूद्र वर्ग था इतिहास में, आज से 5000 साल लगभग पहले। तो शूद्र वर्ग को क्या समझाया जाता है कि जी आपका धर्म है, ये आपका धर्म है कि जो आपसे ऊपर बैठे हैं यानी कि शासक और ब्राह्मण समुदाय, आप उनकी सेवा करेंगे। ये किसके जरिए समझाया गया? धर्म के जरिए। धर्म को जिम्मेदार बना दिया गया। शिक्षा किस तरीके की दी जाती थी कि भाई जो केवल शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि कॉपी पेन लेके बैठे और कार्य करना स्टार्ट कर दिया। शिक्षा का अर्थ हर वो चीज है जो आपको आपके जीवन में सिखाई, समझाई या बताई जाती है। जैसे यदि आप वैदिक काल की, वैदिक पीरियड की आप बात करें, जिस समय हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था में जो पारंपरिक व्यवसाय होते थे यानी कि जो पिताजी काम करते हैं वही बेटा काम करेगा और वही उनका बेटा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि कोई मजदूर एक बुनकर है, वो उसके पिताजी बुनकर थे, उसके दादाजी भी बुनकर थे, वो भी बुनकर बनेगा और भविष्य में उसका बेटा भी बुनकर ही बनेगा। ये कैसे? शिक्षा के जरिए ग्लोरीफाई की जा रही थी। हमारे समाज में सभ्यता इस तरीके की बनाई जा रही थी। तो इसके लिए जो संस्कृति बनाई जाती है उस तरीके से ही निर्माण किया जाता है। अर्थव्यवस्था का किस तरीके से इंजन होती है? उत्पादन की दो विधियां। भाई मैंने आपको अभी बताया कि उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध, ये दोनों मिलकर के उत्पादन की विधि को निर्धारित करते हैं। तो उत्पादन की जो विधियां होती हैं, वो उत्पादन की विधि वह विशिष्ट तरीका है, वो स्पेशल तरीका है, वो एक अलग तरीका है जिसमें समाज जो है, जिसके द्वारा समाज अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करता है। कैसे करता है? उत्पादन के जरिए। भाई जब तक वो कमाएगा नहीं तो भोजन मिलेगा नहीं, क्योंकि भोजन पेड़ पे तो उगता नहीं है या किताबों में तो छपना नहीं है। इंसान के अस्तित्व के लिए सबसे मजबूत और सबसे पहली चीज क्या है? इंसान के अस्तित्व के लिए सबसे पहली चीज बनती है उत्पादन। यदि मानव का अस्तित्व ही नहीं होगा तो इतिहास में क्या कोई कार्य संभव है कि वो आगे चीजें हो सके? दूसरी चीज क्या होती है? एफओपी और आरओपी का संतुलन ही समाज को स्थिर बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है? भाई एफओपी क्या होती है? एफओपी और आरओपी किस चीज के लिए जिम्मेदार होती है? एफओपी क्या होती है? भाई विकास की टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी होती है वो चीज जिम्मेदार होती है। और आरओपी क्या होती है? आरओपी होती है पुराने स्वामित्व का नियम स्थिर रखता है। जो स्वामित्व के जो नियम हैं, जो किसी भी पूंजीपति को स्वामी बनाने के लिए जिम्मेदार हैं चीजें, वो उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती हैं।
आप लिख सकते हैं FOP जो है वो क्या है कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसका आविष्कार होना, नई तकनीक का आविष्कार होना, क्योंकि जो नई तकनीक आएगी वो किसी हर एक उत्पादन में लाभकारी सिद्ध हो जाएगी। और जो आरोपी होती है, आरोपी का अर्थ क्या है? आरोपी का मतलब है जो किसी भी व्यक्ति को मालिक बनाए रखने के जो नियम हैं उसको अपनी जगह पे मजबूती से टिकाए रखती है। ठीक है, तो उत्पादन की शक्तियां क्या हैं? मैंने आपको बताया ना, उत्पादन की शक्ति है उपकरण। उपकरण जैसे कुदाल से लेके आधुनिक रोबोटिक, जैसे जो आज के समय में एआई टेक्नोलॉजी का टाइम जोन चल रहा है, जो एआई के अकॉर्डिंग है वो भी उपकरण है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक उपकरण है। कुदाल, जब इंसान खेतों में काम करता था, पारंपरिक उपकरण से वो फसल उगाता था जिसका उपभोग कर करके वो अपने अस्तित्व बनाए रखता था, तो वो भी क्या है? एक टूल है। भाई जैसे जैसे इंसान प्रोग्रेस करता रहा वैसे वैसे उसके टूलों में परिवर्तन आता रहा, है ना। भाई जैसे जब हमारे पास वो कुदाल भी नहीं थी तो उस समय क्या हो रहा था? उस दौरान इंसान लकड़ियों से या हड्डियों से हथियार बनाता था, और उन हथियारों, उन औजारों का यूज किससे करता था? अपने शिकार करने के लिए अलग अलग पत्थरों का यूज करता था। किसके लिए करता था? ताकि वो उन फल या मांस के टुकड़ों को आसानी से काट सके। धीरे धीरे पत्थरों के टुकड़ों से हम कहां पहुंच गए? ब्लेड तक, इवन पानी तक हम उससे भी चीजें काटते हैं। दूसरा, प्रकृति पे विजय पाने के लिए शक्ति का उत्पादन क्या होता है? शक्ति, उत्पादन की शक्ति क्या होती है? टेक्नोलॉजी। मैंने बताया ना, जिस तरीके से भाई टूल्स चेंज होते रहते हैं वैसे टाइम टू टाइम उत्पादन के तरीके भी बदलते रहते हैं। भाई एक समय था, मान देखिए आपके जो दादाजी थे जब वो खेती करते थे, या आपके परदादा जी थे जब वो खेती करते थे, किसानी करते थे, अपने खेतों में अलग अलग फसलें उगाया करते थे, वो क्या कर रहे थे? कैसे करते थे? कुदालों के जरिए करते थे या फावड़े के जरिए करते थे। पारंपरिक खुरपी यानी कि हंसिए हुआ करते थे जिससे फसल काटा करते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टूल्स चेंज हो जाते हैं, आदमियों के उपकरण यानी कि औजार चेंज हो जाते हैं, तो ट्रैक्टर आ जाता है। क्षमा चाहूंगा, पहले वो आता है जिस बैल के ऊपर बांधा जाता था हल, वो आता है। हल के बाद ट्रैक्टर आ जाता है, थ्रेसर आ जाते हैं। इस तरीके की चीजें चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो हमारे समाज में ऑटोमेटिकली परिवर्तन होता रहता है और मानव का जो अस्तित्व है वो मजबूती से स्थिर रहता है, कायम बना रहता है। उत्पादन की विधियां और वैज्ञानिक ज्ञान, पहले पारंपरिक खेती होती थी, भाई धीरे धीरे फसलों में कीड़े लगने लग गए, तो कैसे परिवर्तन हुआ? भाई साइंटिफिक रिसर्च हुई। जब साइंटिफिक रिसर्च होती है तो क्या होता है? नए नए उपकरण सामने आते हैं, नए नए कीड़ों की मारने की दवाई आती है ताकि फसल को ज्यादा से ज्यादा मजबूती से बनाए रखा जा सके, है ना। उसी तरीके से अगर आप इंडस्ट्रियल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो इंडस्ट्री में क्या हो रहा था? उत्पादन की जो विधियां थी, उत्पादन के जो तरीके थे वो चेंज हो रहे थे। पहले आदमी मिलों में जाकर के काम करता था, मजदूरी में जाकर काम करता था। आज के समय का आदमी शेयर बाजार में जा रहा है, टेक्नोलॉजी बदल गई। पहले आदमी खड़ा होकर, वो आपने एक मूवी देखी होगी ना, गुरु, जिसमें मैनुअली सट्टा लग रहा होता है ना, मैनुअली। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया भाई, हमारे समाज में कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर के बाद इंटरनेट आ गया, है ना। ये चीजें अभी तक ऐसी चल रही है जिन्होंने काम करने के तरीके को ही बदल दिया। अब जो पारंपरिक टूल थे वो क्या बन गए? जो उपकरण थे वो क्या बन गए? इतिहास। क्या बन गए? इतिहास। और श्रम शक्ति, जो इंसान की जो लेबर पावर है, इंसान की जो श्रम शक्ति है, मनुष्य का क्या है? शारीरिक और मानसिक क्षमता। कैसे? कि भाई देखिए, मजदूर के पास क्या है? उसके पास केवल अपनी शारीरिक श्रम ही तो है जिसे वो मार्केट में सेल करता है और उद्योगपति उस श्रम को खरीद लेता है।
यही तो एक मजदूर करता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, किसी भी मील का मजदूर है, उसके पास कमाने के लिए कुछ नहीं है ना, वो किस तरीके से कमाएगा भाई? जो अपना शारीरिक श्रम है वो उसको बेचेगा, उसको सेल करेगा। उसको कौन खरीदता है? उसको उद्योगपति खरीदता है। उसको उद्योगपति को खरीद कर, उद्योगपति उस श्रम को खरीद कर क्या करवाता है? उससे उत्पादन करवाता है। भाई 8 घंटे के लिए वो पैसा देता है कि भाई 8 घंटे आप मेरी मिल में काम करोगे, आप 8 घंटे मेरे लिए नौकर बन चुके हो, आपसे जो कहा जाएगा आप वो करोगे। तो काम करने वाले जो मनुष्य की शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता को, लेबर वर्क को, लेबर कार्य को खरीद लिया जाता है। और क्या खरीद लिया जाता है पूंजीपति के द्वारा? उसके उस श्रमिकों की दक्षता। जो श्रमिक जो होता है, जो मजदूर होता है, मजदूर का जो कौशल होता है, स्किल होती है, उसको खरीद लिया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई मशीन चलाने आती है, तो पूंजीपति क्या कहता है उससे कि भाई आप मेरे लिए इस मशीन को ऑपरेट कीजिए, आप मेरे लिए इस कार्य को कीजिए। मान लीजिए कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसे डाटा एंट्री आती है, ये क्या है? ये उसका कौशल है, ये उसका कौशल है श्रमिक का, मजदूर का। अब उसके पास कमाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो उस कौशल को पूंजीपति को सेल करेगा। सेल करने के बाद पूंजीपति जब उसे खरीदेगा कि भाई आप मेरे लिए डाटा एंट्री का कार्य कीजिए। जब वो डाटा एंट्री का कार्य करेगा, तो क्या होगा? उस डाटा एंट्री से उसकी पूंजीपति का काम होगा, उसे लाभ मिलेगा। लेकिन अब आप सोच रहे हैं भाई लाभ तो उस व्यक्ति को भी मिल रहा है, उस लेबर को भी मिल रहा है, मजदूर को भी मिल रहा है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब आप 8 घंटे काम कर रहे होते हैं तो आपसे 48 घंटों का कार्य पूंजीपति ले लेता है। उसका जो अधिशेष यानी कि जो उसका बेनिफिट, मुनाफा होता है, वो किसके पास जाता है? उसका मुनाफा जाता है, उसका मुनाफा पूंजीपति के पास जा रहा होता है। लेकिन इससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच पाता। वो अपने श्रम को तो बेच देता है, लेकिन उस बेचने से श्रम को कभी भी जो लेबर होती है वो कुछ नवाचार, कुछ नई चीजें नहीं कर पाती। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी मिल के अंदर या किसी असेंबलिंग लाइन के अंदर एक व्यक्ति असेंबलिंग लाइन में काम कर रहा है, एक बेल्ट चल रही है, उसके ऊपर प्रोडक्ट रखा हुआ है, उसका काम है किसी भी उस प्रोडक्ट पे जो गुजर रहा है उस बेल्ट से, उस पे स्क्रू लगाना। उसके दिमाग में नया कुछ नहीं आएगा, वो उधर स्क्रू ही लगाता रहेगा केवल, बस वो कुछ नया नहीं सोच पाएगा। अब जो पारंपरिक यानी कि जो हमारे कुटीर उद्योग होते थे उसमें कोई नई चीज सोचता था जिससे परिवर्तन आता था, परिवर्तनशील, वो अपने दिमाग को विकसित कर रहा होता था। जैसे मान लीजिए एक साड़ी बनाने वाला व्यक्ति है जो साड़ियों में डिजाइन लगाता है। यदि आप जो साड़ी मेकर को अगर आप उसके श्रम को खरीदते हैं तो आप उसे पर्टिकुलर कुछ डिजाइन दे देंगे और वो आपके लिए उन डिजाइनों को बनाता रहेगा, साड़ियों पे छापता रहेगा। लेकिन वो उसी काम में लगा रहेगा, उसे छापने में ही लगा रहेगा, वो अपनी तरफ से कोई नया नहीं सोच पाएगा। उसकी जगह कौन सोच रहा होगा? आपने जिस डिजाइनर को रखा होगा वो व्यक्ति ये कार्य कर रहा होगा। इसके लिए क्या होता है कि अब दूसरी चीज आती है कि भाई उत्पादन के संबंध, ये तो उत्पादन की शक्तियां हुई। जैसा कि हमने पिछली 2 स्लाइडों में देखा कि जो उत्पादन का जो संबंध है, उत्पादन का संबंध बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग, इन दो से मिलकर के उत्पादन के संबंध बनते हैं। तो उत्पादन के जो संबंध बनते हैं वो किनके बीच में बनते हैं? मालिक, जैसा कि मैंने बताया, बुर्जुआ वर्ग, और उत्पादन के साधनों पर जो ये नियंत्रण रखता है ना, ये किन किन चीजों पर नियंत्रण, अपना कंट्रोल रखता है, जो ये स्वामित्व रखता है उत्पादन के सभी साधनों पर। उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, जैसे कि जमीन, जो उत्पादन की शक्तियां होती है उस पर सभी पे कंट्रोल रखता है, जैसे जमीन, कारखाने, मिलें, मशीन, टूल, है ना, श्रम, लेबर, इन सब पे कंट्रोल रखता है। कौन रखता है? जो कारखाने का ऑनर होता है, स्वामी होता है, वो इन चीजों पे हमेशा कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। और साथ ही साथ, है ना, दूसरा जो वर्ग होता है वो होता है श्रमिक वर्ग, यानी कि सर्वहारा वर्ग। जो सर्वहारा वर्ग होता है वो श्रमिक वर्ग कहलाता है। जो अब हमारा मालिक वर्ग होता है, जो ऑनर होता है, जो स्वामी होता है,
वो कहलाता है बुर्जुआ वर्ग। आप इन दो शब्दों का खास तौर से ध्यान रखेंगे, जब एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो इन शब्दों का जरूर यूज करेंगे, क्योंकि ये जो शब्द है ये सोशियोलॉजी के टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनका हमेशा यूज किया जाता है, ताकि जब आपका पेपर चेक करे एग्जामिनर तो वो समझे कि आपको केवल ऊपरी ज्ञान नहीं है, आपको अंदरूनी ज्ञान भी, आप इन टेक्निकल शब्दों का भी अर्थ जानते हैं। ठीक है ना। तो क्या कहता है आगे का ग्राफ कि भाई जो मालिक होता है वो सभी अपने संसाधनों पर, उत्पादन की शक्तियों पर कंट्रोल रखता है, और जो श्रमिक होता है वो अधिशेष वितरण, जो लाभ हो रहा होता है, मुनाफे को नहीं रखता। मुनाफे को कौन रखता है? उत्पादन शक्ति का जिस पर कंट्रोल होता है, यानी कि मालिक। इससे पैदा होता है श्रम विभाजन, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर। इससे श्रम विभाजन पैदा होता है, समाज में कार्य का बंटवारा हो जाता है, जबकि जो भी उत्पादन है उस उत्पादन के ऊपर जो अधिकार है वो किसका है? श्रमिक वर्ग का, है ना भाई। वो अपनी कठोर मेहनत करता है और अपना दिमाग लगाता है, वो उस पर काम कर रहा होता है, तो क्या करता है वो, लेकिन उसका उस उत्पादन पे कोई अधिकार नहीं होता है। इसी के आगे देखते हैं कि उत्पादन के जो संबंध होते हैं वो अक्सर कठोर कानूनों और संपत्ति अधिकारों द्वारा सुरक्षित होते हैं, जो आसानी से नहीं बदलते हैं। अब देखिए, ये एक नियम है, ये एक कानून बना हुआ है कि जो समाज में स्वामी है वो पूरे उत्पादन का मालिक बना रहेगा। जब उत्पादन का मालिक बना रहेगा तो उत्पादन से जो बेनिफिट होगा उस पर अधिकार भी किसका होगा? ओनर का, कारखाने के मालिक का। इससे मार्क्स क्या कहते हैं कि परिवर्तन आएगा, एक भविष्य में एक परिवर्तन आएगा जो वर्ग संघर्ष को जन्म देगा, और दोनों वर्ग यानी कि बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग दोनों में वॉर हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा। तो कैसे युद्ध होगा, उसकी वजह क्या होगी भाई? देखिए, जो कारण होगा वो एफओपी होगा, यानी कि जो टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी का आविष्कार होगा, वो पुराने स्वामित्व नियम को स्थिर रखेगा और साथ ही साथ अंतर विरोध दोनों में टकराव पैदा करेगा, यानी कि टेक्नोलॉजी और जो स्वामी बनाने के जो नियम हैं कि भाई जो संसाधनों पर नियंत्रण रखेगा वही मालिक होगा, ये रूल है, ये नियम है, इन दोनों में टकराव होगा, जिससे अंतर विरोध होगा और वर्ग संघर्ष को जन्म होगा। वर्ग संघर्ष का जन्म किसके बीच में होगा? शोषक और शोषित के बीच में। आगे जाके क्या होगा? इस सामाजिक क्रांति होगी और पुरानी व्यवस्था का पतन हो जाएगा। यानी कि पुरानी व्यवस्था कौन सी? पुरानी व्यवस्था जो स्वामी और यानी कि बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग के बीच में होती है, उन दोनों के बीच में जो पुरानी व्यवस्था है कि भाई जिसका संसाधन की शक्तियों संसाधनों पर कंट्रोल हैगा वो मालिक है ना, और जिसका कंट्रोल नहीं है, जो अपना श्रम बेच रहा है वो मजदूर है। सारे मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे और वो सभी मजदूर खड़े हो जाएंगे बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ, उसके खिलाफ खड़े होकर के उसका विनाश कर देंगे और वर्गहीन समाज का निर्माण होगा। नई उत्पादन की विधियां आ जाएंगी, नए समाज का निर्माण होगा। मैंने बताया ना कौन सा समाज? जो वर्गहीन समाज होगा, यानी कि उसमें कोई अमीर या कोई गरीब नहीं होगा। इसका मतलब कि यदि जो मार्क्स कहते हैं यह होता है, तो जब आप भविष्य में डीएम बनेंगे, माफी चाहूंगा, जब आप भविष्य में डीएम बनेंगे तो आपकी भी वही सैलरी होगी जो एक हाउसकीपिंग या झाड़ू लगाने वाले की होगी। जो आपकी जरूरतें पूरी होंगी और वही जरूरतें उसकी होंगी। तो इस तरीके से आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि भाई फिर आप मेहनती क्यों कर रहे होंगे, क्यों इतना दिमाग लगा रहे होंगे, क्यों इतना समय पैसा रुपया बर्बाद कर रहे होंगे कि भाई जब मेरे को भी वही सैलरी, वही रेपुटेशन, वही सुख सुविधाएं मिलनी है, तो आगे जाकर के मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्यों डीएम बन रहा हूं, क्यों डॉक्टर बन रहा हूं। इस बात का जवाब हम आगे देते हैं। तो मार्क्स समझाते हैं कि कोई भी ऐतिहासिक चरण रहा हो उसमें
हमेशा से ही चीजों में परिवर्तन रहा है। जब आदिम समाज था, आदिम समाज में कोई भी वर्ग नहीं था। आदिम समाज का मतलब कौन सा काल? जब आदमी जंगलों में रह रहा था, और जंगलों में जब रहता था तो भाई शिकार करता था, और जो बीज फल ये सब चीजें क्या करता था, वो बीनता था। जब वो बीनता था तो उसके बीच में कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई पूंजीपति नहीं था, कोई कंट्रोलर नहीं था, है ना, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता था। उसके बाद धीरे 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 समय बदलता है, फिर आती है हमारे समाज में दास प्रथा। जब दास प्रथा आती है, अब बन जाते हैं मालिक और दास। जिनके पास अधिकार हो जाता है, जिनके पास संपत्ति का अधिकार हो जाता है, वो उन लोगों को दास बना लेते हैं जिनके पास संपत्ति नहीं होती है। वो क्यों बना लेते हैं, क्यों, और वो बन क्यों जाते हैं? भाई जब दास को अपना भरण पोषण, पेट भरने के लिए कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना। ये जो गैप आया बुर्जुआ वर्ग यानी कि मालिक में और दास में, ये जो डिफरेंस आया, ये किस वजह से आया? कि भाई जो मालिक था उसने कंट्रोल कर लिया। किस पे कंट्रोल कर लिया? जो उत्पादन की शक्तियां थी उस पे उसने कंट्रोल कर लिया, उसने उस पे अपना नियंत्रण कर लिया। और दास ने नियंत्रण नहीं कर पाया, वो कमजोर रह गया। जैसे क्या हुआ होगा भाई, जब हमारा कबीलाई समाज होगा तो समाज के कुछ चंद ठेकेदारों ने, कुछ चंद लोगों ने, जिनकी पावर होगी, जिनकी मजबूती होगी समाज में, है ना, उन्होंने क्या करा होगा, भाई ये वाला खेत मेरा, ये वाला पहाड़ मेरा, ये वाला पेड़ मेरा। अब जो उन्होंने जमीनें अपनी ले ली, उस पे मेहनत करने के लिए मजदूर चाहिए। मजदूर कहां से आएगा? इंसान को दास बना लिया जाएगा। यह प्रक्रिया कभी भी एक दिन में नहीं होती है, यह धीरे 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 बहुत रेंगती हुई प्रक्रिया है, जो समाज में बहुत धीरे धीरे रन करती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। आगे जाके क्या बनता है? सामंतवाद बनाम किसान। अब आप कह रहे होंगे तो भाई दास में और किसान में अंतर क्या रहा? अंतर है, अंतर यह है कि जो दास होगा वो सारे काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप बाहुबली का कटप्पा देख लीजिए। कटप्पा सारे काम करता था, वो उनके लिए युद्ध भी लड़ता था, खेतों में भी काम करेगा, है ना, वो उनके लिए खाने का भी काम करेगा, वो सभी काम करेगा जो एक दास के आएंगे। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, है ना, अलग अलग टाइम जोन में देखा होगा आपने। और जबकि किसान और सामंत क्या थे? पर्टिकुलर एक भूमि हुआ करती थी, इस भूमि में जो खेती होगी वो कौन कर रहा होगा? किसान। किसके लिए कर रहा होगा? सामंत के लिए। सामंत के लिए वो कृषि कर रहा होगा। ये यूरोप में बात है कि यूरोप के अंदर जो किसान हुआ करते थे उनको केवल उतना ही भोजन दिया जाता था जितने से वो अपना जीवन यापन कर सकें, इस दुनिया में जीवित रह सकें। वो क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जब तक वो जीवित नहीं रहेंगे तो उनके खेतों पे काम कौन करेगा? सिंपल सी बात है ना, काम क्यों कौन कौन करेगा? और इन सामंतों का पक्ष कौन ले रहा था? इन सामंतों का जो पक्ष ले रहा था वो होता था शासक। ठीक है ना, सामंतों का पक्ष कौन ले रहा था? शासक। क्यों? क्योंकि सामंत कौन होते थे? भाई कुलीन वर्ग से होते थे, और जो कुलीन वर्ग होता था वो शासक और पादरियों को धर्म के द्वारा चीजों को ग्लोरीफाई करता था, है ना। शासक जो था वो ऐसे नियम बनाता था ताकि सामंतों के अधिकारों की रक्षा हो सके। जब सामंतों के अधिकारों की रक्षा होगी तो किसी का तो शोषण होगा ना, और जिसका शोषण होगा वो कौन है? एग्जैक्टली श्रमिक यानी कि सर्वहारा वर्ग। उसके बाद आता है पूंजीपति बनाम मजदूर। जब पूंजीपति ये किस कालखंड में आता है? पूंजीपति का जो वर्ग है ये आता है हमारे औद्योगिक काल में। जो हमारा औद्योगिक काल था उसमें पूंजीपति वर्ग का निर्माण होता है, क्योंकि भाई कारखाने ओपन हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां ओपन हो चुकी हैं। अब जो लोग गांव में रहते थे वहां पे उत्पादन के संसाधन नहीं थे, जलवायु परिवर्तन हो रहा था, तो वो कहां की तरफ भागते हैं? भाई जो उनका पलायन है, जो गांव के लोगों का पलायन है, वो कहां हो रहा होता है?
शहर की तरफ होगा जहां पे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जहां पर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, और वहां पर क्या होगा भाई, वो अपना उत्पादन करके, चीजों का निर्माण करके अपना भरण पोषण करेंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खेतों में काम नहीं हो पा रहा है, या जिनके पास जमीनें ही नहीं है ना, जिनके पास जमीनें नहीं है वो अपना भरण पोषण कैसे करेंगे, किसी इंडस्ट्री में काम करके करेंगे, क्योंकि नई चीजें आ रही हैं। ठीक है, फिर दो वर्ग उठते हैं, समाज और समाजवाद, सॉरी समाजवाद और साम्यवाद। दोनों में अंतर क्या है भाई? मार्क्स कहते हैं, यहां तक अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है, यहां के बाद मार्क्स कहते हैं कि एक टाइम आएगा समाजवाद, जिसमें सर्वहारा वर्ग तानाशाही बन चुका होगा, संक्रमण काल होगा। समाजवाद में जो सर्वहारा वर्ग होगा वो क्रांति करेगा और बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जब बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ खड़ा होगा तो वो उसका सर्वनाश कर देगा और सभी जो उत्पादन के संसाधन होते हैं उस पर अपना कब्जा कर लेगा, अपना कंट्रोल कर लेगा। उस कंट्रोल से क्या होगा कि जो बुर्जुआ वर्ग होगा उसका अंत हो जाएगा और सभी संसाधनों पर किसका नियंत्रण हो जाएगा? सर्वहारा वर्ग का, और वो उन सभी संसाधनों का जो है लाभ ले लेगा। इस तरीके से वर्ग विहीन समाज हो जाएगा। जिस वर्ग में, अब देखिएगा, वर्ग विहीन समाज किसे कहते हैं? वो समाज जिसके अंदर वर्ग नहीं होता। तो वर्ग विहीन समाज क्या होता है? वर्ग विहीन समाज वो समाज होता है जिस समाज में वर्ग नहीं होता। बिना वर्ग का समाज। ठीक है ना, इस तरीके का एक समाज बनेगा जिसमें वर्ग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसका एक तोड़ निकाला जाता है। अब यहां पे एक तोड़ निकाला जाएगा, वो निकाला जाता है यूरोप के द्वारा ब्यूरोक्रेट्स बना करके। एक बैलेंस बना दिया जाता है जो उत्पादन के संसाधनों पर कंट्रोल रखता है, यानी कि बुर्जुआ वर्ग, वो और श्रमिक वर्ग के बीच में एक बैलेंस बना दिया जाता है साम्यवाद विधि से। क्योंकि इस बीच भाई मध्यम वर्ग का निर्माण हो रहा होता है। भाई चाहे दास प्रथा हो, सामंतवाद हो या पूंजीवाद हो, इन सब में दो वर्ग हो रहे थे। भाई पहला और था बुर्जुआ वर्ग, दूसरा हो रहा था सर्वहारा वर्ग। अब साम्यवाद में तीन वर्ग, तीसरा वर्ग और आ जाता है मध्यम वर्ग। ये कहां से आता है भाई? आगे जाके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है, मैंने बताया ना कि उत्पादन के साधन में था एक टेक्नोलॉजी भी। जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा होता है भाई? वर्ग विहीन राज्य बन रहा होता है। टेक्नोलॉजी जब चेंज हो रही होगी, जब समाज जो है हमारा वर्ग विहीन होगा, तो सामंतवाद में, समाजवाद में क्या होगा? समाजवाद में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी और वर्ग विहीन समाज, साम्यवाद में वर्ग विहीन होगा, बिना वर्ग का समाज होगा। माफी चाहूंगा, ये सामंतवाद की जगह साम्यवाद हो गया और साम्यवाद की जगह समाजवाद हो गया। ठीक है, तो हम आगे चीजों को देखेंगे कि क्या होगा, पूंजीवाद का विश्लेषण कैसे होगा और शोषण और अलगाव कैसे हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से हमारे समाज में जो श्रमिक होता है उसका शोषण हो जाता है, उसका अलगाव होता है। कैसे होता है? जो बुर्जुआ वर्ग होता है वो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, मैंने आपको पहले बताया है ना। जो अधिशेष मूल्य होता है, यानी कि जो बेनिफिट होता है, जो मुनाफा होता है, उस पर किसका कंट्रोल होता है? संसाधनों पर। और जो बेनिफिट होता है, मुनाफा होता है, उस पर किसका कंट्रोल होता है? बुर्जुआ वर्ग का। ठीक है, जो सर्वहारा वर्ग होता है वो जीवित रहने के लिए अपने श्रम को बेच रहा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने श्रम शक्ति को बेचने को मजबूर हो जाता है। और श्रम का जो फल होता है, मेहनत का जो फल होता है, वो कौन खा रहा होता है? वो खा रहा होता है बुर्जुआ वर्ग, है ना। क्योंकि भाई इतने सारे उत्पादन से जो बेनिफिट मिला उसको कौन लेगा? उसको लेगा तो पूंजीपति वर्ग, है ना। जो सर्वहारा वर्ग हुआ उसको तो केवल अपनी मेहनत का कुछ ही हिस्सा मिल रहा होता है, पूरी मेहनत का हिस्सा थोड़ी ना मिल रहा होता, क्योंकि सारा जितना भी उत्पादन हुआ वो करा किसने? उत्पादन करा तो श्रमिक वर्ग ने ही ना। इस और साथ ही साथ वो अपने काम से, अपने उत्पाद से और खुद से अलगावित महसूस करता है, अलग हो जाता है।
ठीक है ना। पूंजीवाद अपने विनाश के बीच स्वयं बोता है। कैसे बोता है? क्योंकि जब मार्क्स के अकॉर्डिंग जब ऐसा कार्य, जब ऐसा टाइम जोन आएगा जब सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा, तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी? सर्वहारा वर्ग की। आप अभी भी देख सकते हैं, आप आपने अक्सर करके समाचार पत्रों में सुना होगा कि दुनिया में जितनी संपत्ति है उसका 90% हिस्सा दुनिया के 10% लोगों के पास है। मजदूरों का एक विशाल वर्ग खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना भाई, सर्वहारा वर्ग की जो संख्या होगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जब वो क्रांति करेगा, तो अगर हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में समझे, ये केस स्टडी है कि जब हम इसे आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझे, तो 19वीं सदी में जब पारंपरिक पूंजीवाद था, तो उस दौरान क्या हो रहा था? पारंपरिक पूंजीवाद में भाई मशीनें और विशाल कारखाने थे। राक्षस जैसी बड़ी बड़ी मशीनें हुआ करती थी, खटर 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 चल रही होती थी। जो फैक्ट्री के मालिक होते थे और वेतनभोगी मजदूर होते थे, दो ही लोग थे, एक तो फैक्ट्री का मालिक और दूसरा मजदूर। बीच का तो था ही नहीं, क्योंकि मध्यम वर्ग अभी आया नहीं है। मध्यम वर्ग आएगा 21वीं सदी में, है ना भाई। अभी मैनेजमेंट नहीं आया, मैनेजर नहीं आया, अकाउंटेंट्स नहीं आया, फ्लोर मैनेजर नहीं आया, है ना, ये और अकाउंट्स मैनेजर नहीं आया, एचआर नहीं आया, अभी ये कोई नहीं आया है। जब नहीं आए हैं तो दो ही वर्ग आएंगे, एक फैक्ट्री का मालिक आएगा, दूसरा मजदूर वर्ग आएगा। शोषण के लंबे घंटे हुआ करते थे। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि बी.आर. अंबेडकर साहब ने अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा काम करने के घंटों को कम करवाया था, है ना। जिस समय औद्योगिक काल स्टार्ट हो रहा था यूरोप में, यह लगा लीजिए 18 घंटे व्यक्ति काम करता था। इवन भारत में भी 9 साल के बच्चे से मेहनत की मजदूरी करवाई जा रही थी औपनिवेशिक काल के अंदर। ठीक है ना, तो इस तरीके से शोषण हो रहा था। भाई देखो, काम तो कर रहा है वो 18 घंटे, उसे मजदूरी दे रहे हो तुम 2 घंटे की, तो नहीं होता ना ये चीजें पॉसिबल। और आज के समय में यदि हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें, 21वीं सदी में क्या हो रहा है भाई? एल्गोरिदम, स्मार्ट एप्स, स्मार्टफोन, ये आज के समय में चीजें बन चुकी है। क्यों? क्योंकि जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप तो स्क्रॉल कर रहे हैं, अपने 1.5 GB डाटा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, रील्स पे रील्स देखते जा रहे हैं, नई नई चीजें देखते जा रहे हैं। आप कमा किसी और को दे रहे हैं, आपके उस स्क्रॉल से कोई और कमा रहा है ना। आपने देखा हो भाई, हर एक चीज पे कोई ना कोई कमा रहा होता है। जो ठेकेदार होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटियां खत्म हो जाती हैं। ठीक है ना। आधुनिक अलगाव, अदृश्य नियंत्रण, बिना कंट्रोल का नियंत्रण हो जाएगा, मालिकों की जवाबदेही खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। इसी के साथ बताते हैं कि तकनीकी प्रगति, मैंने आपको बताया ना, FOP के बावजूद शोषणकारी संबंध यानी कि ROP आज भी मौजूद है। मार्क्स की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं। भाई टेक्नोलॉजी का बदलता हुआ स्वरूप और जो इंसानों का शोषण होता है, जो मजदूरों का शोषण होता है, वो क्या हो रहा होता है? उसका जो शोषण हो रहा होता है वो क्या हो रहा होता है? उसमें भाई मजदूरी तो पिस रहा होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आज भी ये चीजें मौजूद हैं, जो शोषणकारी संबंध है ये आज भी बने हुए हैं और मजबूती से बने हुए हैं। अब कहा जाता है कि भाई कहानी ये चीज 100% है। हमेशा यूपीएससी इस बात का ध्यान रखता है कि कभी भी आप किसी भी चिंतक के बारे में लिखेंगे, चिंतन के बारे में लिखेंगे सोशियोलॉजी में, कभी भी उसका आलोचनात्मक यदि विश्लेषण नहीं किया जाएगा तो आपकी थीसिस या आपके क्वेश्चन को अधूरा समझा जाता है। अब इसमें मार्क्स के अगेंस्ट वेबर क्या कहते हैं? वेबर उस मार्क्स की आलोचना करते हुए कहते हैं कि नहीं यार, सरकारें जो नियम बनाती हैं वो केवल सरकारें उनके लिए नियम नहीं बनाती हैं, वो लोगों के लिए भी नियम बनाती हैं। भाई ये बात भी हकीकत है, मजदूर के लिए भी नियम बन रहे होते हैं। जैसे मिनिमम वेजेस, मजदूरों को आज के समय में उनके भविष्य को सुरक्षित करते हुए प्रोविडेंट फंड, ESI, मेडिकल लीव्स, और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड होती है। तो ये सभी चीजें किसने बनाई राज्य ने, अपने नियम, अपने कानूनों के द्वारा। जो कोई ये नहीं देगा तो इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता है, तो ना, तो यही चीज वेबर आप बताते हुए कहते हैं कि भाई वर्ग का जो संघर्ष है इस तरीके से
कम हो जाता है। और बाकी के मानव शास्त्री या नारीवादी आलोचक क्या कहते हैं कि भाई समाज में जब इंडस्ट्रियल एरा नहीं था, महिलाओं का तो तब भी शोषण हो रहा था। भाई पितृसत्तात्मकता चीजों ने शोषण कर रखा था। किसका? महिलाओं का। प्राचीन समाज में निजी संपत्तियों के बिना भी लैंगिक आधार पर संस्कृति के कारण असमानता मौजूद थी। कैसे मौजूद थी? कि भाई जो हमारे समाज में महिला और पुरुषों के बीच में डिफरेंस रखा जाता था कि भाई बेटा ही चाहिए, कुल को चलाने वाला चाहिए, महिलाओं को पढ़ने शिक्षित करने नहीं दिया जाता था। तो इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर समाप्त होता है और जो कार्ल मार्क्स का उत्पादन की विधि का जो सिद्धांत है उसको हम यहीं पर ही खत्म करते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ ही, और ये आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी इसके अंतर्गत क्वेश्चन भी करता है ना। आप यदि देखें तो इसमें आप आधार और अधिसंरचना को परिभाषित कर सकते हैं अपने परिचय में, और मुख्य भाग में एफओपी और आरओपी का समीकरण दिखा सकते हैं। और इस तरीके से, और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप समझें इस चीज को, तो आप जो गिग इकोनॉमी है उसको एक सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ 2021 में क्वेश्चन आता है 20 नंबर का कि उत्पादन के प्रत्येक तरीके में शामिल द्वंद्वात्मकता और आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और 2016 में भी एक सवाल आता है कि उत्पादन की विधि पर मार्क्स के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन 100% आते हैं। ऐसे राइटिंग में भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी के साथ हम ये आज का लेक्चर खत्म करते हैं। और यदि आपका कोई भी सवाल हो लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।